अगर आपका इनकम टैक्स का एग्जाम 11 अप्रैल को है तो ये 20 एमसीक्यूज आपकी प्रिपरेशन का लेवल चेंज कर देंगे, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने के हाई चांसेस हैं। और अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है, सो डोंट स्किप इट। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो स्पेशली बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए एनईपी पैटर्न पर बेस्ड हैं। मैं सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगी बल्कि हर क्वेश्चन का शॉर्ट लॉजिक भी आपको समझाऊंगी ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सीरीज को करेंगे। इन दिस वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं पर बेस्ड हमारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उनको हम इजी लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे। और हमारे एमसीक्यूज को तो हम करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस सेट, कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे जिनको हम लास्ट मिनट रिवीजन के साथ कंबाइन करते हुए हम उनको इन डिटेल वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए रेडी, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट के 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से लागू हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1972। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1962। मोस्टली स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 1961 देखकर सीधा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देंगे 1 अप्रैल 1961 को, जिससे कि गलत हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा ईयर दे रखा है दैट डजंट मीन कि उसी ईयर में हमारा एक्ट भी अप्लाई हुआ हो, तो हमारा एक्ट अप्लाई होने का ईयर अलग होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1962। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एसएससी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन एसएससी? सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है, या फिर सिर्फ कंपनी, हर वो व्यक्ति जिसे टैक्स देना हो या जिसका असेसमेंट हो, या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स देता है, नहीं जी। या सिर्फ कंपनी देती है, नहीं। या सिर्फ एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर करता है, नहीं। तो यहाँ पर होगा आंसर हर वो व्यक्ति जिसे टैक्स देना हो या जिसका असेसमेंट हो, वो क्या कहलाता है, वो ही एक एसएससी कहलाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम जरा एक ऑप्शन से देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, दैट इज 2025 to 26। ये अभी हमारा क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर। और इससे बिल्कुल प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 2024 to 25। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर में क्या होता है, इस ईयर में हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं। क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं। और असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को एसेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली दोनों चीजें क्लियर हुई हो। स्टूडेंट एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो इस पर पक्का है, इस पर एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर से पहले का फाइनेंशियल ईयर, वो क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? देखिए आ गया ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ गया, असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
जिस साल इनकम अर्न होती है, नहीं नहीं वो तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है। जिस साल टैक्स कैलकुलेट होता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। जिस साल इनकम अर्न होती है और टैक्स भी दिया जाता है, नहीं भाई जिस साल आपने इनकम अर्न की है उसी साल आप टैक्स थोड़ी ना पे कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है जिस साल टैक्स एसेस और पे किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए बेस क्या होता है? नेशनैलिटी? नो। रिलीजियन? नो। फिजिकल स्टे इन इंडिया? यस। हम इंडिया में कितने दिन हमने स्टे किया है, ये ही डिसाइड करता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो बेसिक कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन हमारी क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एक इंडिविजुअल को 182 डेज इंडिया में स्टे करना होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि मिनिमम 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स। ठीक है, ये था होता है ना हमारा। तो इन दोनों में ही हमारा क्या देखा जा रहा है? फिजिकल असिस्टेंस देखा जा रहा है कि हमने प्रीवियस ईयर में कितना ज्यादा फिजिकल स्टे किया है इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे हमारा जो ये वाला है आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए अपने डाउट्स को, अपने फीडबैक्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एग्जाम 11th ऑफ अप्रैल को है और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्लीज इन वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए और प्लीज कॉन्टिन्यूटी जरूर बनाए रखिए। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी सभी टॉपिक्स की डिटेल वीडियो चाहिए होंगी तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इनकम टैक्स सीरीज के नाम से आपको फुल वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, जहां पे हर एक चैप्टर का हमने बिल्कुल जीरो से एडवांस तक हमने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। स्टूडेंट्स प्लीज एग्जाम का बिल्कुल पीक चल रहा है, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए किसी भी चीज को। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स क्या होती है? स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या रहती है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी यहां पर क्या रहेगी? यहां पर हमारी 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? बिलो 60 इयर्स। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी हो जाती है। सेकंड कैटेगरी हो जाती है आपकी सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं आपके? 60 टू 80 इयर्स। ठीक है, और लास्ट आपके हो जाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। दैट इज मोर देन 80 इयर्स। अब यहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। तो इंडिविजुअल के लिए आपकी मिनिमम लिमिट कितनी है? 2,50,000 तक इनको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं होता। दैट इज अब यहाँ तक इनकी 0% रहती है। सीनियर सिटीजन के लिए होता है आपका 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं 5 लाख। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा गया है इंडिविजुअल यानी कि बिलो 60 इयर्स जो होते हैं उनकी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2,50,000। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम स्टूडेंट्स हमें पता है कि ना तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, ना ही वो पार्शियली टैक्सेबल होते हैं, बल्कि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। क्यों होती है पार्शियली टैक्सेबल? कब होगी पार्शियली टैक्सेबल? स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एग्रीकल्चर इनकम हमारी पार्शियली भी होती है। नहीं स्टूडेंट्स, जो इनकम होती है
वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर होती है दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, और जो नॉन एग्रीकल्चर होती है दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चर होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है और जो नॉन एग्रीकल्चर होती है वो टैक्सेबल होती है। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, तो वो क्या होगा, वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, सैलरी इनकम किस हेड में आती है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर हम बात करते हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम की। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे मैं बस एक इनिशियल लिख रही हूं। थर्ड हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। फोर्थ हो जाएगा आपका कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी की बात करते हैं, यहां पर एम्प्लॉय अगर किसी भी तरीके की कोई भी सैलरी, पेंशन, कमीशन, डीए, एनीथिंग व्हाटएवर ही इज गेटिंग अगेंस्ट हिज सर्विस। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के अगेंस्ट में कुछ भी रिसीव कर रहा है तो दैट्स कम्स अंडर सैलरीज। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम कोई भी रेंट या फिर रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं फॉर आर प्रॉपर्टी, अगेंस्ट आर प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर या फिर रॉयल्टी पर देने के बाद अगर हमें उसके रिटर्न में कुछ भी रिसीव हो रहा है तो वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आएगा। पीजीबीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस से हो या फिर वो किसी भी प्रोफेशन से हो, ठीक है, तो वो हमारा इसके अंडर आता है। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर हम किसी भी एसेट को, अगर हम किसी भी एसेट को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, गेन अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल गेन के अंडर आएगा। अदर सोर्सेस क्या हो जाता है स्टूडेंट, इन चारों हेड में हमारी इनकम नहीं गई वो अदर सोर्सेस में आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर वो वाली इनकम्स को रखते हैं जो हमारे जिसपे हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या फिर हम कहते हैं कि अगर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से, या फिर अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कोई हमने क्या कहते हैं, कोई भी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर दी थी, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर अगर हमने लॉटरी विनिंग हो गई हमारी, या फिर अगर हम यहाँ पे कहें हमने हॉर्स रेस में अपने पैसे लगा दिए थे, वो हो जाए हमारे यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल गया है कहीं से, तो ये सब आपके अदर सोर्सेस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैलरी की, तो सैलरी आपकी किसके अंडर आ जाएगा, बिजनेस इनकम? नो, बिजनेस इनकम में अगर हम ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी हमने डिस्कस किया है, अगर हमारी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, किसी भी तरीके से कुछ भी अदर में आ गया, तो वो सब हमारा अदर सोर्सेज में आएगा। कैपिटल गेन हमने देख ही लिया है, अगर हम किसी भी एसेट को सेल करके कोई भी प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, यानी कि गेन कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम सैलरीज में आएगा आपका सैलरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का कैलकुलेशन किस बेसिस पर होता है? मार्केट वैल्यू? नो। एनुअल वैल्यू? यस, एनुअल वैल्यू पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में कितनी मिलती है लेटेस्ट पैटर्न के अप्रोक्सीमेशन में? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके 30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 50,000। पहले ये 40,000 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सैलरीड एम्प्लॉयज को रिलीफ देने के लिए इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। इसलिए एग्जाम में हमेशा लेटेस्ट फिगर ही याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सैलरी में कितनी मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी की बात की जा रही है। तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी आपकी 50,000। पुराने पैटर्न से 40,000 थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया है। स्टूडेंट अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ऑप्शन सी ही चूज करेंगे, यानी कि 50,000 ही चूज करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल गेन किस पर लगता है? सैलरी पर नहीं, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। यस, मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल गेन के अंदर हमारा क्या आता है, अगर हम किसी भी एसेट को सेल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का पीरियड जनरली क्या होता है? तो स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ पे किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया है, किसी एसेट को, किसी जैसे अगर यहाँ पे बोल दिया किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी शेयर्स को या फिर ज्वेलरी को, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 मंथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एग्जाम्पल है, सैलरी तो सैलरी के अंदर जाता है, रेंट हमारा होस्ट प्रॉपर्टी में जाता है, लॉटरी विनिंग, लॉटरी विनिंग हमने अभी आपको बताया था कि लॉटरी विनिंग अगर हम किसी भी तरीके से अर्न कर रहे हैं तो वो आपके अदर सोर्सेज का पार्ट होता है। और बिजनेस प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C की यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट होती है स्टूडेंट्स 1,50,000। ठीक है, 80C के अंडर काफी सारी चीजें आती है स्टूडेंट। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपका टोटल करके, यानी कि अंडर सेक्शन आपको जो डिडक्शंस मिल रही हैं वो आपकी 3,50,000 तक की हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप इतनी सारी डिडक्शन ले सकते हैं, नहीं, इसमें आपको हमें क्या करना होता है 1,50,000 और ये जो आपकी डिडक्शन आई है विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो भी इनमें कम होता है वो ही आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, नॉट अ मिनिमम लिमिट। ठीक है, इट्स अ मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स, बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टूडेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल फॉर्म्स तो ये समझ लीजिए आपके बहुत ही ज्यादा बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। अब स्टूडेंट ये आपके पैन क्या होता है, ये पैन कार्ड वही होता है जो आपके आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, जब हम अपनी इनकम टैक्स को पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, आपको ये पैन कार्ड पैन नंबर चाहिए होता है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको ये चाहिए होता है जिसमें आपकी सारी इनकम की डिटेल्स ऑनलाइन मेंशन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर एंटर करते हैं इनकम टैक्स की साइट पर, तो वहां पर सीधा आपका क्या हो जाता है, सारी आपकी डिटेल्स खुल जाती है कि आपने कितनी बार दिया है, कितना आपने डिडक्शन दिया है, कितने साल आपको लॉस हुआ, मतलब आपको ईच एंड एवरीथिंग आपका पूरा का पूरा बायोडाटा उसमें निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैन कार्ड होता है, जो पैन नंबर होता है, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक एसएससी को अलॉट किया जाता है। और स्टूडेंट ये सभी के लिए डिफरेंट होता है, कभी भी किसी का ये सेम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है जीएसटी और इनकम टैक्स का रिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर दोनों सेम है? नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस है। दोनों डायरेक्ट टैक्स होता है? नहीं जी, जीएसटी हमारा डायरेक्ट क्या होता है, जीएसटी तो हमारा इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी को तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चार्ज करती है टू द प्रोड्यूसर,
और प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो अपने कस्टमर से लेता है। तो जीएसटी का फाइनल बर्डन क्या होता है, वो शिफ्ट होता है। तो जो शिफ्ट होता है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगा है, हु इज द लायबल टू पे द टैक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टोटल इनकम का मतलब होता है, स्टूडेंट यहां पर हमारी कुछ चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा ग्रोस टोटल इनकम। क्या होता है हमारा ग्रोस टोटल इनकम। ये क्या होता है, ये हमारे पांचों हेड्स का सम होता है। जब हम अपने सभी हेड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाता है। और जब हम इसमें से हमारी जितनी भी डिडक्शंस होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जब हम ये सारी डिडक्शन ले लेते हैं तो वो हमारी क्या निकल के आ जाती है, टोटल इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, इनकम आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, तो टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया आपका, इनकम आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स का मतलब क्या हो गया, हमने पहले से ही उसको पे कर दिया, यानी कि इनकम प्रॉपर्ली अर्न भी नहीं हुई है, प्रॉपर्ली इनकम को एसेस भी नहीं किया गया और हमने टैक्स पे कर दिया। तो ईयर एंड पर हम कैसे करेंगे, ईयर एंड पे तो हम अपने एडवांस टैक्स को पे कर ही नहीं सकते, वो तो बाद में हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है, इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग ईयर। जी बिल्कुल, जब हम इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर हम थोड़ा थोड़ा टैक्स गवर्नमेंट को पे करते रहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवांस टैक्स कहलाता है। स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन क्यों चूज किया जाता है, जिससे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन टैक्स का ना पड़े। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए एसएससी इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास पे कर देते हैं। और इन केस अगर हमारा लास्ट में यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सपोज करो हमने यहाँ पर 1,20,000 गवर्नमेंट को एज एन एडवांस टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, और हमारा हमने जब कैलकुलेट किया, जब हमने एसेस किया अपनी इनकम को, तो हमें यहाँ पर पता चला कि हमें सिर्फ और सिर्फ 80,000 पे करना था। तो यहाँ पर 80,000 में माइनस करने के बाद ये जो 40,000 रिमेनिंग होते हैं, ये हमें गवर्नमेंट वापस कर देती है, रिफंड कर देती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द ईयर हम इसको पे करते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, टीडीएस का मतलब होता है, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, डी का मतलब होता है डिडक्टेड, एस का मतलब होता है सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जहां से इनकम जनरेट हुई है वहीं पर हमने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, टीडीएस को अगर हम यहां पर समझते हैं कि हमारा टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा एम्प्लॉयर है। ठीक है, इस एम्प्लॉयर ने पेमेंट करनी है एम्प्लॉय को, उसकी सैलरी कितनी, 1,00,000 रुपए। अब गवर्नमेंट इसने क्या करा, एम्प्लॉयर ने यहां पर इसका 30%, हम यहां पर सपोज कर रहे हैं 30% उसका इसने यहां पर टैक्स काट लिया। कितना हो गया, 30,000 उसने यहां पर उसका टैक्स डिडक्ट करके एम्प्लॉय को 70,000 की सैलरी इन हैंड उसको दे दी। तो ये क्या हो गया, ये आपका टीडीएस हो गया, कि जहां से आपकी इनकम जनरेट हुई है वहीं पर आपका टैक्स डिडक्ट हो गया। अब एम्प्लॉय को इस वाली इनकम पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया, ये आफ्टर टैक्स अमाउंट हो गई है। तो एम्प्लॉय अब इस पर टैक्स पे नहीं करेगा, क्यों, और यहां पर वो क्या करेगा, अपना टीडीएस का एक फॉर्म लगा देगा कि मेरी इनकम पर पहले से ही टैक्स पे किया जा चुका है। तो टीडीएस क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आईटीआर। आईटीआर का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनकम, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स एंड आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न, नॉट रिपोर्ट, नॉट रिकॉर्ड, इट्स रिटर्न।
इनकम टैक्स रिटर्न। आपने सुना होगा ना, आईटीआर फिल करने के लिए जा रहे हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आपको ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको हमें और ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 आप अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके साथ और मेहनत करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।